तो जो लास्ट क्लास हो गई थी हमारी, कहाँ तक हो गई थी, हमने गुरु तेग बहादुर तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह जो अपने को पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से अपन शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। देखना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ वाला और बाहर, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। देखो, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ठीक है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। इनका थोड़ा सा आप ये भी याद रख लीजिए, 1675 से 1708 तक का इनका टेन्योर था। 1605 से 1708 तक ये क्या थे, 1675 1675 से 1708 तक ये क्या थे, गुरु के पद पे थे, गुरु गोविंद सिंह। इनके जो बेटों का थोड़ा सा आता है कि भाई इनके बेटे कौन से थे, अजीत सिंह, जुझारू, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। 4 बेटे थे इनके, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। 4 इनके पुत्र थे और चारों पुत्र युद्ध में मारे जाते हैं। फिर इसको देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और तुम्हारा फतेह सिंह, ये 4 जो थे इनके पुत्र थे। सिरमौर के शासक रहते हैं, कहानी को थोड़ी समझिएगा। सिरमौर के शासक जिनका नाम है मेदिनी प्रकाश, मेदिनी प्रकाश। सिरमौर के शासक जो है मेदिनी प्रकाश, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को अपने यहाँ निमंत्रण दिया। कहाँ पे ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जब आते हैं गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्र इन्हें बड़ा पसंद आता है। और जब पहाड़ी क्षेत्र में पसंद आता है तो वहीं पे इन्होंने एक राज्य का निर्माण किया जिसे कहा जाता है पाउंटा, पाउंटा, जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। तो क्या मैं बोल रहा हूं, सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को इनवाइट किया अपने यहाँ। जब वो इस क्षेत्र पर जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर, तो अब उनको पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। तब वहाँ पे उन्होंने एक नगर बसाया है वहाँ पे। तो पाउंटा नामक जो नगर है किसके द्वारा बसाया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन ये आपको बन जाएगा कि पाउंटा नामक नगर किसने बसाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने पाउंटा नामक नगर बसाया था, जिसे आप क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और यहीं पे फिर क्या किया इन्होंने, सिखों को थोड़ा प्रशिक्षण दिया और धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे इनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। जब इनका प्रभुत्व बढ़ेगा तो इनके आसपास के जो क्षेत्र के लोग रहेंगे वो इनसे क्या होंगे, युद्ध करेंगे ना। तो यही कारण रहता है कि जो यहाँ पे श्रीनगर के शासक हैं, श्रीनगर के शासक फतेह शाह, फतेह शाह, श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने क्या किया, इनके साथ युद्ध किया भगनी में। यहीं पे एक क्षेत्र है भगनी, जहां पे इन्होंने युद्ध किया। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई, गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। जब गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका किसने निभाने लग गए, गुरु गोविंद सिंह। ये मैं बोल रहा हूँ सिरमौर के शासक है मेदिनी प्रकाश। हाँ, नहीं, फतेह सिंह और ये फतेह शाह है, अलग अलग है, ठीक है। फतेह शाह जो है उन्होंने श्रीनगर के शासक भगनी में आक्रमण किया गुरु गोविंद सिंह के ऊपर। और इस युद्ध में कौन विजय रहे, गुरु गोविंद सिंह। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, यहीं पे इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे। एक ग्रंथ का नाम है कृष्ण अवतार। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृष्ण अवतार किसने लिखा था, तो कृष्ण अवतार एक ग्रंथ है जिसे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था विचित्र नाटक, ठीक है।
तो आत्मकथा अपने बारे में इन्होंने लिखा, विचित्र नाटक में एक ग्रंथ लिखा कृष्ण अवतार। ठीक है, तो दो चीज थोड़ा सा इसको जानिएगा। अब देखो, जब उन्होंने देखा कि भाई साहब क्या हो रहा है, कोई भी आकर के हमारे ऊपर हमला कर रहा है, मतलब हमें अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से 4 दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से 4 दुर्ग कौन कौन से हैं? केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़ और चौथा फतेहगढ़। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से 4 दुर्ग, केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़। क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनवाए गए दुर्ग, ऐसे ही गढ़ के नाम से कोई दूसरा भी नाम दे देगा और वहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तुम्हें गढ़ देखोगे वहां केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, कोई और गढ़ दे दिया तो तुम्हें लगे यही है। तो ये नाम थोड़ा सा तुम याद रखना कि सुरक्षा की दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, ये 4 दुर्ग बनवाए जिनका नाम है आपका केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। अब देखो, देखते देखते अब धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह ने क्या करने लग गए, बहुत ज्यादा अपना वर्चस्व बनाने लग गए। तो जब गुरु गोविंद सिंह का बहुत ज्यादा वर्चस्व बना तो फिर उसके बाद मुगल भी इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो फिर अब मुगलों का यहाँ पे आक्रमण शुरू होता है और मुगलों का पहला आक्रमण जो होता है वो होता है नादौन का युद्ध। ये याद रखिएगा, नादौन का युद्ध 1690 में हुआ, नादौन का युद्ध। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नादौन का युद्ध किससे संबंधित है, तो गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में जो लड़ा गया युद्ध है वो है नादौन का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिए आलिफ खां, मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आलिफ खां, ये मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं पहाड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन जीते, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो जो नादौन का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछ देगा नादौन का युद्ध हुआ कब था और नादौन का युद्ध किन दो के बीच में हुआ था, तो मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच में था। पहाड़ी सेना का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह कर रहे थे और आलिफ खान नेतृत्व कर रहे किसका, मुगलों का। और दोनों के बीच में किसका युद्ध हुआ। अब जब ये वाला युद्ध हो गया, ठीक, तो फिर उसके बाद अब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। खालसा पंथ, नाम सुने हो, खालसा पंथ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। खालसा पंथ की शुरुआत, देखो नानक पंथ की शुरुआत किसने की है, गुरु नानक ने, और खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। तो दो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, अब खालसा का मतलब होता है विशेष या शुद्ध, जो सबसे शुद्धतम है वो है खालसा। खालसा मतलब होता है विशेष या, होता है ना, वाहे गुरु जी खालसा वाहे गुरु जी फतेह, यानी वाहे गुरु क्या है, सबसे शुद्ध है और वही सबसे आगे। ठीक है, तो खालसा मतलब होता है विशेष या शुद्ध। अब ये एक्चुअली इस कहानी को समझिएगा, क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह अपने पूरे के पूरे अनुयायियों को कौन से किले में बुला रहे, केसगढ़ के दुर्ग में बुलाते हैं और बड़े नाटकीय ढंग से वो पूछते हैं कि भाई मुझे 5 व्यक्ति चाहिए, मुझे 5 व्यक्ति चाहिए जो अपना बलिदान देने के लिए तत्पर हो, यानी बलिदान देने के लिए 5 व्यक्ति का मुझे चाहिए। तो फिर 5 लोग आए बलिदान देने के लिए, तो उन्हीं 5 लोगों को पंच प्यारे कहा जाता है। सुनते हो, पंच प्यारे कहा जाता है। तो वो 5 लोग कौन हैं, खालसा पंथ के लिए केसगढ़ अपने अनुयायियों को बुलाया और वहां पर
उन्हें बलिदान देने के लिए जिसमें जो 5 लोग आए उन्हें ही पंच प्यारे कहा जाता है। इस आधार पे ये हो गया था कि भाई ये जो 5 लोग हैं, जहां पे भी 5 सिख इकट्ठा हो जाएंगे वहीं पे गुरु उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है खालसा पंथ में कि 5 लोग जहां पे शुरू हो जाएंगे, जहां पे एकत्रित हुए वहीं पे गुरु उपस्थित हो जाएंगे, यानी खालसा पंथ। और इसी के बाद से जो पुरुष थे अपने नाम के आगे सिंह लगाने लग गए और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाने लग गई। महिला होती कौर लिखती है, कोई भी सिख होती है ना तो कौर लिखती है, और जो पुरुष होता है वो सिंह लिखता है। खालसा पंथ के बाद ही ये चीज़ शुरू हुआ। क्लियर। और यहीं पे ये बोला गया कि 5 का से संबंधित चीजें रखने के लिए बोला गया था। कंघा, केस, कच्छा, कड़ा, कृपाण। हर एक सिख को, सच्चे सिख को ये 5 वस्तुएं अपने पास रखनी चाहिए। पंच प्यारे, पंच प्यारे यानी जो गुरुओं को 5 सबसे ज्यादा प्यारे हैं वो 5 आए अपना बलिदान देने के लिए। ठीक है। हालांकि ये गुरु की क्या थी, गुरु गोविंद सिंह का एक तरीके का सामने वाले को देखना था कि कौन कौन बलिदान के लिए समर्पित है। ठीक है। तो ये 5 चीज हर एक सिख को धारण करनी चाहिए। कंघा, केस, कच्छा, कड़ा, कृपाण, 5 चीजें धारण करना चाहिए। अब मेरे को नहीं लगता कि अब सिख लोग कच्छा अभी भी पहन रहे होंगे, शायद जॉकी की अंडरवेयर पहनने लग गए हों, है ना, ये हो सकता है। लेकिन केस, मेरे को यहाँ पे वो कहानी याद आती है जब भगत सिंह की कहानी रहती है कि भगत सिंह जब उन्होंने क्या किया था, जब सैंडर्स को मारा था और सैंडर्स के मारने के बाद फिर भगत सिंह को हर जगह ढूंढा जा रहा था, तो फिर भगत सिंह को ये बोला गया कि भाई तू तो पहचान में आ जाएगा। अब उनको छोड़ करके जाना था, पंजाब को छोड़ करके जाना था लाहौर क्षेत्र से, वो बोले कानपुर जाना है। लेकिन अब ये दिक्कत है कैसे जा पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा, और सरदार है, कोई भी तुरंत पकड़ लेगा, और एक सरदार है जिसने मारा है अभी, तो वो तो तुरंत उसकी पहचान हो जाएगी। तो भगत सिंह ने बोला कि मैं अपनी दाढ़ी कटवा दूंगा, मैं अपने बाल कटवा दूंगा। ये एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कि देश को समर्पण के लिए बाल और दाढ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। बाल और दाढ़ी इसलिए उस टाइम पे किया गया था ताकि एक अलग से सिखों की पहचान हो सके, क्योंकि सिख बहुत कम थे और मुगलों से पूरी तरीके से लोहा ले रहे थे, पूरी तरीके से लड़ाई ले रहे थे। तो बाहरी, भगत सिंह का कहना था कि बाहरी चीज़ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वेशभूषा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, चूँकि मैं देश के लिए समर्पित हूँ और देश ही, राष्ट्र मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए मुझे बाल और दाढ़ी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बाल और दाढ़ी उन्होंने कटवाए और अंग्रेज की वेशभूषा धारण करे, और इंग्लिश तो बोलना आता ही था, निकल पड़े। कोई नहीं पहचाने लाहौर के रेलवे स्टेशन में। ये क्या होता है, IQ। धर्म से महत्वपूर्ण क्या है, कर्तव्य। जो बाहरी आपको जो धर्म सिखाया जा रहा है, चंदन वंदन बोले, जनेऊ धारण कर लिए। मेरे साथ एक हुआ था एक इंसिडेंट, एक व्यक्ति था, पता नहीं वो किस मानसिकता का व्यक्ति था, वो उसने मुझसे पूछा ब्राह्मण हो, मैं बोला हाँ। बोले जनेऊ संस्करण हो गया, मैं बोला नहीं। तो बोले कैसे ब्राह्मण हो, उसने तुरंत अपना जनेऊ दिखा, ये देखो ब्राह्मण ये होता है। मैं बोले जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण होता है, बोले हाँ। बोले हो गए बेटा, तुम बहुत ज़्यादा जानकार हो, तुम मत बात करो, है ना। जनेऊ बाहरी चीज़ है, कोई एक धागा लपेटने से ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ये संस्कार है। और संस्कार किसके लिए होते हैं, संस्कार उसके लिए होते हैं जिसके पास विचार करने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती, जिसके पास विचार नहीं, जिसके पास विवेक नहीं है, जो निर्बुद्धि, उसको बोल दिया जा रहा है चूँकि तुम अपने बुद्धि का तो प्रयोग कर नहीं पाओगे, तो एक तुम्हें संस्कार दे देते हैं कि भाई चूँकि तुम अपने बारे में सोचोगे तो गलत ही सोचोगे, तो एक संस्कार ले लो, और जब भी तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि करना क्या है। अब जैसे संस्कार है कि भाई जैसे होगा
कि भाई हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि सम्मान ही करना चाहिए। बोला गया कि हमें बड़ों का पैर छूना चाहिए, तो उनके लिए बोल दिया गया है कि जो सोच ही नहीं पा रहे हैं बड़ा और छोटा क्या है, उनके लिए बोल दिया बड़ों का पैर छूना चाहिए। क्योंकि विचार तुम कर ही नहीं पा रहे हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो संस्कार उनके लिए। अगर विवेक का इस्तेमाल कर पा रहे हो, विचार का इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो फिर संस्कार भी कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ होती नहीं है। पैर छुएगा, ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो, कृपाण, कृपाण छोटी सी कतार होती है, कृपाण ना, इतनी छोटी सी रहती, रखते हैं। कंघी बाल है ना, बोल रहे हैं 5 काज से संबंधित चीजें उनके पास रहनी पड़ेगी। यानी आप किसी सिख को इस आधार पर कहीं पे रोक नहीं सकते कि उसने कृपाण रखा है, क्योंकि उनके धर्म से संबंधित है उनका। रुक जा रे, अच्छा रुक जा, अच्छा ज्ञान, यही ज्ञानी देव है। हाँ वैसे ही भगा जाता है। चलो हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन जो युद्ध हो रहे हैं। युद्ध तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले होता है आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में। नहीं, अब युद्ध दूसरे होंगे। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत युद्ध लड़े। आनंदपुर का, चलो यहां देखो, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701, 1701 आनंदपुर का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ था ना, औरंगजेब के कहने पर जो भीमचंद्र था वहां का शासक था, भीमचंद्र ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? गुरु गोविंद सिंह के ऊपर। ठीक है, भीमचंद्र किसके? औरंगजेब के कहने पर। और फिर उसके बाद तुम्हारा जब ये हो जाता है, चूंकि गुरु गोविंद सिंह क्या हो रहे थे, चूंकि उनकी सेना कम थी तो इस आधार पर वो हार रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, सरहिंद के शासक जो थे, सरहिंद के शासक वजीर खां, नाम याद रखिएगा, सरहिंद के शासक वजीर खां क्या हुए थे, इस युद्ध में शामिल हुए। और जब युद्ध में शामिल हुए तो फिर आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, आनंदपुर का प्रथम युद्ध में कौन कौन हो रहा है? मुगलों के कहने पर, औरंगजेब के कहने पर भीमचंद्र ने युद्ध शुरू किया, किससे? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन वो युद्ध जो था गुरु गोविंद सिंह हार रहे थे। तो फिर गुरु गोविंद सिंह की रक्षा करने के लिए या कि उनकी सहायता के लिए सरहिंद के शासक वजीर खां आते हैं। और जब वजीर खां आते हैं तो फिर आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है। आनंदपुर के प्रथम युद्ध के अंतर्गत इतनी चीजें रहती है। हाँ, वजीर खां। फिर उसके बाद आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में। अब इस युद्ध में क्या होता है, इसमें गुरु गोविंद सिंह, इनके 2 बेटे और गुरु गोविंद सिंह की मां को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह कैसे भी करके क्या करते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, कैसे भी करके वहां से भाग निकलते हैं। रुको, 2 बेटे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। मतलब क्या किया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह, अब ये आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हो रहा है और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध में गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 बेटे कौन से, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और गुरु गोविंद सिंह की मां को बंदी बना लिया इस युद्ध में। और फिर कहां पे लेकर के आए, सरहिंद लेकर के आए। गुरु गोविंद सिंह तो भाग गए कैसे भी करके कि भाई युद्ध को फिर से आगे बढ़ाना है तो यहां से निकल जाना बेहतर है। फिर क्या हुआ कि इनके ये 2 बेटों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े नहीं थे, है ना। ये दोनों क्या थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। ये दोनों को दीवार में चिनवा दिया गया जिंदा।
दीवार में दफन कर दिया गया, खड़ा किया गया और दीवार में चिनवा दिए गए। और ये सब चीज़ जब देखी इनकी माँ, तो इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। तो बहुत ज़्यादा। तो दूसरे युद्ध में हार गए थे क्या गुरु? हाँ, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में हार गए थे मतलब कि अब इनकी सेना कमजोर है। मुगलों के पास क्या है, इतनी विशाल सेना, इनके पास उतनी सेना नहीं है, तो संख्या बल की दृष्टि से हार रहे हैं, लेकिन मनोबल इनका कभी नहीं टूट रहा है, इसलिए वहां से भाग करके दोबारा युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं ना कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो कभी हारता नहीं है। कहते हैं शेर क्या होता है, जब पीछे 2 कदम पीछे बढ़ता है तो इसलिए बढ़ता है ताकि आगे वो 4 कदम और ज़्यादा छलांग मार सके, तो इसलिए वो वहाँ से भागे। लेकिन उस बीच इनके जो दोनों बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चनवा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद होता है चकमौर का युद्ध। तीसरा जो युद्ध होता है, ये युद्ध जरूर आप याद रखिएगा, तीसरा होता है आपका चकमौर का युद्ध। चिनवा दिया, चिनवा दी मतलब होता है ना, अरे जैसे बोले हैं सलीम को, अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था, यानी ऐसे खड़ा कर दिया एक जगह और यहाँ पे ईंट की दीवार ऐसे खड़ी कर दी गई। ठीक है, क्लियर है? चिनाई बोलते हैं तुम, अगर सुनो, अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो जो ब्रिक्स में जो क्या किया जाता है, जो जोड़ लगाया जाता है, उसको हिंदी में चिनाई बोलते हैं। जो ईंट में क्या करते हैं, जो जॉइंट लगा करके आप क्या करते हो, दीवार उठाते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं चिनाई, और वहीं से आता है चिनवा देना। ठीक है, क्लियर? तो भाई इसके बाद होता है आपका चकमौर का युद्ध। ये होता है 1705 में, चकमौर का 1705। ये भी मुगल और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह हार जाते हैं, उनके जो 2 बेटे हैं वो भी मारे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध से भी भाग निकलते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह पकड़ में नहीं आ रहे, वो इस युद्ध से भी भाग निकल रहे हैं। हाँ, मुगलों के बीच हो रहा है। हाँ, अब मुगलों के बीच हो रहा है ना, सब मुगलों के बीच हो रहा है। 2 बेटे जो इनके बचे हुए हैं, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये भी इसमें मारे गए। यानी जो पहाड़ी युद्ध हो रहा है, मुगलों के बीच जो युद्ध हो रहा है, उससे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे मारे गए ना। यही होता है कि चकमौर के युद्ध में भी उनके 2 बेटे मर जा रहे हैं। फिर इसके बाद होता है एक और जो अंतिम युद्ध है, जिसमें पूर्णतः एक युद्ध होता है खिदराना का युद्ध। खिदराना 1705 में। देखो खिदराना के युद्ध में क्या होता है, एक बार फिर मुगल और गुरु गोविंद सिंह के बीच युद्ध होता है, जिसमें फाइनली गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं। और जब गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं तो अब यहां से मुगल सेना क्या हो जाती, वापस हो जाती है। अब इसके बाद युद्ध नहीं हो गए, तो अंतिम युद्ध कौन जीत रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं। गुरु गोविंद सिंह मुगलों, और ये पूरा मुगल के ही साथ हो रहा है ना। 1705 में हाँ, खिदराना का युद्ध हुआ है, यानी चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध। अभी वो बच्चे हैं, देखो क्या होता है ना कि शासक के बच्चों को बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि आने वाला भविष्य वही है। कहते हैं ना शासक का बच्चा क्या है भाई, गुरु गोविंद सिंह के 4 अगर बेटे में से कोई भी होता है तो फिर उसके बाद सिख राज्य पूरी तरीके से फिर बंदा बहादुर के हाथ में आ गया, यानी धार्मिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब राजनीतिक नेता, अब गुरु यहाँ से नहीं रहे। अगर 4 में से कोई भी बेटा होता तो गुरु गोविंद सिंह के बाद भी गुरु जीवित रहते, लेकिन 4 बेटे खत्म हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि शासक को बचा करके रखना पड़ता है। इसीलिए युद्ध में सबकी आहुति दे दी जाती है, लेकिन जो उत्तराधिकारी उसकी आहुति नहीं होने देती। ठीक है, खेलते हो ना शतरंज, राजा को बचा के रखा जाता है, सब कुर्बान हो जाए, लेकिन राजा अगर गया तो खत्म। हाँ, वो तो अलग बात है कि कब तक वंश चलता, कब तक क्या होता, वो एक अलग बातें हैं।
कि होता कि नहीं होता, कि आधुनिकता में कि आने वाले में जो सिख गुरु थे उतने प्रभावी होते कि नहीं होते। क्योंकि आप देख रहे हो कि आने वाले समय में हर एक साम्राज्य में क्या हो रहा है, उत्तराधिकारी उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वो साम्राज्य टूट रहा है। अशोक के बाद भी, सम्राट अशोक के बाद भी उत्तराधिकारी अच्छे नहीं मिले, औरंगजेब के बाद अच्छे उत्तराधिकारी नहीं मिले, तो हो सकता है गुरु गोविंद सिंह के बाद भी अच्छे उत्तराधिकारी ना मिलते। तो वो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं, लेकिन फिलहाल तो खिदराना के युद्ध में क्या हुआ, अंतिम रूप से ये जीत गए। लेकिन यहीं पे क्या हुआ, बाद में एक अमीन खां नाम का एक पठान था, जिसने क्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया, लेकिन फिर गुरु गोविंद सिंह ने भी अमीन खां को मार दिया था। ठीक है, तो अमीन खां एक पठान था जिसने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया। फिर इसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और मृत्यु से पहले उन्होंने दो चीज की। क्या किया मृत्यु से पहले? मृत्यु से पहले उन्होंने किया कि अब यहां से गुरु का पद समाप्त, कि अब यहां से कोई गुरु नहीं है, गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब ही, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु का दर्जा रखेंगे। जहां भी 5 सिख एकत्रित होंगे वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ बातें गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि भाई अब गुरु का पद समाप्त, चूंकि गुरु के चारों पुत्र क्या हो चुके हैं, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो गुरु का पद समाप्त। गुरु ग्रंथ साहिब ही अब से क्या रहेगी, गुरु की वाणी, यानी गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु। इसलिए जब भी पाठ किया जाता है तो गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है सामने। तो आप देखते हो कि पाठ करते टाइम गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरु हैं। जहां भी 5 सिख एकत्र हो जाएंगे वहीं गुरु उपस्थित। ठीक, मृत्यु के बाद किन 2 बातों को बोला? यही जो बात है। अब इसी को 2 बोल लो, 3 बोल लो। यानी मृत्यु से पहले, अपने खत्म होने से पहले उन्होंने किया है। अब मृत्यु के बाद तो कोई कुछ भी बोल दे। ठीक है, क्लियर है? अब क्या हुआ था, इतना जब सब युद्ध हो रहा था ना, तो जो आदि ग्रंथ था, जो सिखों का आदि ग्रंथ है, वो क्या हो गया था, वो गुम हो गया था। आदि ग्रंथ, सिखों का जो आदि ग्रंथ गुम हो गया था। फिर इसे दोबारा संकलित किया गया, किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जिसके कारण आदि ग्रंथ को क्या कहा जाता है, दसम पाद बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, आदि ग्रंथ को दसम पाद बादशाह भी कहा जाता है, कि 10वें गुरु के द्वारा फिर से पुनर्संकलित किया जाना। तो आदि ग्रंथ को दसम पाद बादशाह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ गुरु गोविंद सिंह ने इसका क्या किया था, संकलन किया था। ठीक है, तो ये हो जाता है गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ बातें। ठीक है, क्लियर? तो गुरु गोविंद सिंह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, युद्ध जरूर याद रखिएगा। आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध और नादौन का युद्ध। ये आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा, नादौन का युद्ध किससे संबंधित है ना? तो ये युद्ध के नाम के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है। और कौन कौन से दुर्ग बनाए थे, आदि ग्रंथ वाला एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, खालसा पंथ याद रखिएगा। ठीक है, इतने कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे उसमें। और बाकी ये चीजें जो हो रहा है ना, कि भाई ये आ रहा है युद्ध करने, ये लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं, चूंकि ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं जो मुगलों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां पे? दसम पाद बादशाह, दसम पाद बादशाह।
पाद मीन्स होता है चरण, है ना, पैर, तुम्हारा वो वाला नहीं। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह हो गए। अब इसके बाद अपन बंदा बहादुर की ओर चलते हैं। ठीक है, आखिरी राजनीतिक, आखिरी जो एक तरीके से है, तो चलिए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं और ये भी खत्म हो जाएगा आपका। अब देखिए, इसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, ये याद रखिएगा, ये सिखों के पहले राजनीतिक गुरु हैं, सिखों के पहले राजनीतिक नेता, गुरु नहीं, सिखों के पहले राजनीतिक, हाँ, सिखों के पहले राजनीतिक नेता। ठीक है, अब इसके बाद नेता आ रहे हैं, गुरु नहीं आ रहे। सिखों के पहले राजनीतिक नेता, इनका नाम था लक्ष्मण देव, बाद में इनका नाम माधव दास रख दिया गया। यानी इनका जो बचपन का नाम क्या था बंदा बहादुर का, लक्ष्मण देव, बाद में इनका नाम माधव दास हुआ। फिर बाद में जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिले तो इन्होंने अपना नाम गुरु का बंदा, गुरु का बंदा रखा और इसी के आधार पर इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। और गुरु गोविंद सिंह ने इनको गुरु बख्श सिंह भी नाम दिया था, गुरु बख्श सिंह। ठीक है, तो ये कुछ इनके नाम हैं, याद रखिएगा। गुरु से प्रभावित ये बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम बंदा बहादुर रखा और गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम गुरु बख्श सिंह रखा। ठीक है, अब ये क्या करना चाहते थे, ये फिर से सिखों की जो खोई प्रतिभा है उसको फिर से लेकर के आना चाहते थे। तो इन्होंने शुरुआत की कहाँ से जीतना, सबसे पहले इन्होंने सोनीपुर को जीता, सोनीपुर नहीं, सोनीपत को पहले जीता। फिर उसके बाद सितारे हिंद, सरहिंद को जीता। ठीक है, सोनीपत सरहिंद को जीता। इन्होंने गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के और मुहर चलवाई। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के या मुहर चलवाई, तो कौन है, बंदा बहादुर। अरे सितारा हिंद कहाँ पे? सरहिंद था। सरहिंद। ठीक है, सरहिंद के जो सूबेदार थे, वजीर खां था ना, वजीर खां मतलब गुरु गोविंद सिंह की सहायता करने के लिए आया था, लेकिन फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को उसने धोखा दे दिया था, षड्यंत्र उनका कर दिया था, तो फिर उसका बदला लिए थे। ये सरहिंद के जो वजीर खां थे उसका बदला लेने के लिए उन्होंने सरहिंद के ऊपर आक्रमण किया और सरहिंद को जीत भी लिया था बंदा बहादुर ने। ठीक है, तो तुम्हारा सोनीपत, सरहिंद। ठीक है, और फिर अंतिम में क्या होता है, गुरुदासपुर के समीप जब युद्ध हुआ था तब इन्हें घेर लिया गया था, मुगलों के द्वारा घेर लिया गया और 8 दिन के युद्ध के बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 8 दिन के युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और फिर इन्हें फर्रुखसियर के शासन काल में इन्हें फांसी दे दी गई। इतनी चीजें महत्वपूर्ण है। गुरुदासपुर के समीप युद्ध चल रहा था सिखों और किसका, सिखों और मुगलों का। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ, ये घेर लिए गए। अपने आप को 8 दिन तक इन्होंने कैसे भी करके बचा के रखा, फिर बाद में आत्मसमर्पण कर दिया ताकि और ज़्यादा खून खराब नरसंहार न हो। लेकिन फिर उसके बाद इनको लेकर के आए गए दिल्ली और फिर उसके बाद फर्रुखसियर के शासनकाल में इनको फांसी की सजा दे दी गई
और फिर उसके बाद एक बार ये बंदा बहादुर के बाद फिर जो सिख राज्य क्या हुआ, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हालांकि समाप्त नहीं हुआ, यानी जो सिख राज्य था वो समाप्त हो गया है। फिर इनके बाद मिसल आती है, जो राज्य की जगह मिसल। फिर आता है महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल, जो सिखों के सबसे बड़े महाराज थे, सबसे बड़े शासक महाराजा रणजीत सिंह, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? फर्रुखसियर के शासनकाल में, फर्रुखसियर जो था उसके शासनकाल में क्या किया गया? ठीक है, कितने मिनट की होगी? पढ़ना चाहते हो कि बोर हो गए हो? अभी हो ना जीवित? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर। टाइम कितना है अभी ठीक है, तो ये हो जाते हैं, ये आपका हाँ गुरु गोविंद सिंह कंप्लीट हो गए, ये सब कंप्लीट हो गए। अब अपन शुरू करते हैं मिसल। अब देखो, सिख राज्य खत्म, यानी एक तरीके से जो गुरुओं का बनाया था वो चीज अब खत्म हो गई, लेकिन अब यहां से शुरू होती है मिसल। मिसल मीन्स होता है राज्य, यानी अब इसके बाद 12 जो मिसल थी वो प्रमुख, 12 मिसल बनती, जिसमें 6 मिसल प्रमुख हैं, जिनमें आपकी जो अहलू वालिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल और भंगी मिसल, ये 3 मिसल, 3 राज्य जो थे प्रमुख थे तो 12, लेकिन उसमें से जो 3 थे सबसे प्रमुख थे, जिसके जो प्रमुख सुकेर चकिया के अपन को पढ़ना है। ठीक है, सुकेर चकिया जो है उसको पढ़ना है। अब देखिए, सुकेर चकिया रियासत, जिनके प्रमुख हैं महाराजा रणजीत सिंह। ये मतलब सिखों को जितनी प्रतिष्ठा इनके शासनकाल में मिली उतनी ज़्यादा किसी के शासनकाल में नहीं मिली। तो ये सिखों के सबसे बड़े, यानी इनका नाम ही महाराजा रणजीत सिंह। अभी भी आप हाँ, सुकेर चकिया जो एक मिसल है उसके प्रमुख हैं महाराजा रणजीत सिंह। अब देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। इनका जन्म होता है 1780 में, 1780 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है महासिंह। इनके पिता हैं जो सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख हैं, महासिंह। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती, इनकी मृत्यु हो जाती 1792 में। मतलब हाँ, अब मतलब समझो, महाराजा रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में शासक बनते हैं। कहाँ के? सुकेर चकिया मिसल के, 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था। हाँ, इनके पिता की जो महासिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बनते हैं? 1792 में 12 वर्ष की अवस्था में महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं? शासक बनते हैं। ठीक है, अब इनमें महत्वपूर्ण क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा कहानी को समझते चलिएगा। कहते हैं कि सबसे प्रतापी शासक। हाँ, सिखों के सबसे प्रतापी, यानी जितनी भी मिसल हैं, जितने भी राज्य हैं, 12 भंगी जो 12 मिसल हैं, उनके सबसे बड़े, और उनसे भर नहीं, मेरे ख्याल से उत्तर भारत में जो सबसे बड़े जो शासक होते हैं वो महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का उपयोग किया है। और आप हाँ, कूटनीति का उपयोग, जो सेना उन्होंने व्यवस्था की थी, तोप का जो प्रयोग कर रहे थे, घुड़सवार, पूरी की पूरी यूरोपीय कंपनी जैसी उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार कर दी थी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सामना भी कर पाए। ठीक, फिर इनके बारे में देखते चलते। देखो, 1796 में जमान शाह, महासिंह की मृत्यु हो गई थी सर, हाँ 1792 में। हाँ 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई है।
हाँ 17, जैसे इनके पिता की मृत्यु हुई अब ये शासक बन गए, 12 वर्ष की अवस्था है। जमान शाह कौन है? अफगानिस्तान का शासक, अफगानिस्तान का शासक। अहमद शाह अब्दाली के बाद कौन बन रहा है? जमान शाह, ठीक है, अफगानिस्तान का शासक। 1796 में इसने क्या किया? इसने पंजाब पर आक्रमण किया। हाँ, जमान शाह पंजाब पर आक्रमण किया। अब देखो पंजाब पर आक्रमण किया है, लेकिन अफगानिस्तान में क्या होने लग गया? वो और आगे बढ़ता, उससे पहले अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। बिना वहां के शासक के वहां की जनता खुद विद्रोह कर दी, वहां की सेना विद्रोह करने लग गई। तो फिर जमान शाह को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि अगर जमान शाह वापस नहीं जाते तो अफगानिस्तान का शासन उनके हाथ से चल देता है। तो पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन आंतरिक विद्रोह कहां पे हो रहा है? अफगानिस्तान में। आंतरिक विद्रोह के कारण ये वापस चले गए, ठीक। आंतरिक विद्रोह के कारण ये वापस चले गए 1796। में 1 साल के बाद फिर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। 1797 में, मतलब 1796 में आक्रमण किया और यहां से चले गए। 1 साल के बाद फिर इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार पहले से ही महाराजा रणजीत सिंह तैयार थे, ठीक है। 1797 में आक्रमण किए फिर से, किसने? यही जमान शाह ने। लेकिन यहां इस बार रणजीत सिंह ने क्या किया? इनको अमृतसर में हराया। अमृतसर में लड़ाई हुई और अमृतसर को क्या किया? हरा दिया। अमृतसर में इनको हरा दिया ठीक है, अमृतसर में क्या किया? हरा दिया। और फिर उसके बाद इनका पीछा करते करते कहां तक गए? लाहौर तक। इनका पीछा करते करते कहां तक गए? लाहौर तक। सेना का पीछा करते करते लाहौर तक गए। और लाहौर में जब इनकी सेना भाग रही थी, किसकी? जमान शाह की सेना भाग रही थी कि भाई अब बचाओ बचाओ, अब क्या करें, निपटे जा रहे हैं। तो भाई इनकी जो 12 तोपें थी वो कहाँ गिर गई? चेनाब नदी में गिर गई। और जब चेनाब नदी में गिरी तो उन्हीं पूरी 12 तोपों को निकलवाया महाराजा रणजीत सिंह ने और फिर भिजवा दिए जमान शाह के पास। और जमान शाह के पास जैसे 12 तोपें आई, जमान शाह खुश, चलो भाई कितना अच्छा इंसान है, हम हार भी गए, हम भाग भी रहे थे, हमने तोपें भी निकलवाई और हमें पहुंचा दी, मतलब बढ़िया है, मस्त इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। 12 क्या किया इन्होंने? जो 12 तोपें थी, लाहौर भाग रही सेना पीछे पीछे, अब तो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, तोपें कहाँ तक बेचारे संभाल पाते? तो जहाँ जहाँ था वो सब तोप की रणजीत सिंह के हाथ न लग जाए, इसलिए चेनाब नदी में गिरा दिए कि भाई चलो हम नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम से कम इनके पास में ना रहे। महाराजा रणजीत सिंह बोले कि यही एक टैक्टिक्स है अपने विरोधी को अपने साथ लाने का। पूरी निकलवाई तोप और भिजवा दिया उनके पास। और जैसे जमान शाह के पास वो तोप आई, जमान शाह खुश, बोले कि ये बंदा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया फिर जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। जमान शाह ने बोला कि अब आपके पास अधिकार है कि आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं, और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर लिया? लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। और 1805 में जो अमृतसर था, ये भंगी मिसल के पास था, भंगी मिसल से ले लिया। तो 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1805 में जो अमृतसर था, पहले भंगी मिसल के पास था, वो भी उनसे छीन लिया। तो अब ये एक ऐसा समय आया जब जो लाहौर, जो पंजाब की कैसी राजधानी थी? राजनीतिक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी थी।
और वहीं अमृतसर क्या थी? पंजाब की धार्मिक राजधानी थी। तो राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी पहली बार महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गई। और जब महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गई तो अब यहां से रणजीत सिंह क्या बनने लग गए? देखते 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 अब उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। ठीक है, सर लाहौर में शासन। लाहौर देखो क्या बोल रहे, क्या मैं बोला, जमान शाह लाहौर पर अपना अधिकार बना करके रखें। हालांकि जमान शाह को केवल और केवल कर वहां से वो वसूल रहे थे, बाकी उनका कोई बहुत ज़्यादा वहां पे शासन नहीं था। देखो अहमद शाह अब्दाली था ना, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? पूरे पूरे क्षेत्र को जीत लिया था और अपने गवर्नर के अधीन करके चले गए थे। लेकिन वहां से केवल और केवल कर वसूला जा रहा था, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी शासन व्यवस्था नहीं थी। तो जब अहमद शाह अब्दाली के बाद जमान शाह आता है तो जमान शाह क्या बोलता है कि भाई कैसे भी करके हमें फिर से लाहौर को कंट्रोल में लेना, चूँकि लाहौर क्या है? बहुत ज़्यादा कर वाला क्षेत्र है, वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन लाहौर के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह भी अपना अधिकार चाहते हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पे लेकर के संग्राम शुरू हुआ और कोशिश की जमान शाह ने लड़ने की, लेकिन नहीं जीता। तो फिर क्या मान लिया कि भाई लाहौर अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में। और जमान शाह ने ये माना कि लाहौर लाहौर का सूबेदार मान लिया, गवर्नर मान लिया, वायसराय। महाराजा रणजीत सिंह को जमान शाह ने बोला कि ये क्या है? लाहौर के सूबेदार है, हमारी तरफ से ये लाहौर में शासन कर रहे हैं। और किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ये पगला था, इसको नहीं मालूम था ये तो महाराजा हैं, तुम राजा की उपाधि दे रहे हो, कैसे चलेगा? ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? सर ये 1805 से एक बार फिर से हुआ। ये मैं बोल रहा हूं, देखो 1799 में लाहौर पर अधिकार करने का हो गए, लाहौर पर अधिकार हो गए। जो अमृतसर था, अमृतसर पहले महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ये भंगी मिसल, मैं बताया ना 12 मिसल है, 12 अलग अलग राज्य है। अमृतसर किसके अधिकार क्षेत्र में? भंगी मिसल के क्षेत्र में। लेकिन अब धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह का कद बढ़ रहा है और वो चाहते हैं और अधिक क्षेत्र में हमारा अधिकार हो ताकि सिख राज्य का एक वर्चस्व रहे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? भंगी मिसल से अमृतसर जीत लिया। तो अब जब अमृतसर भी हो गया, देखो लाहौर राजनीतिक राजधानी, अमृतसर कैसी आपकी हो गई? धार्मिक राजधानी। क्या है वहाँ पे? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। तो मतलब क्या है? वो धार्मिक राजधानी। यानी दोनों कैपिटल अब इनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। तो अब मतलब ये क्या हो गए? सिखों के बड़े बड़े नेता, बड़े लीडर कहलाने लग गए। ये इनकी जो सुकेर चकिया जो भंगी है ना, पहले बहुत छोटी थी। जब ये राजा बने तब इन्होंने धीरे 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 सुकेर चकिया रियासत को बहुत बड़ा बना दिया था। ठीक है, क्लियर है? चल, अभी इसी बीच क्या हो रहा है? अभी इसी बीच चलो यहां से करते हैं। क्या हुआ? समय हो गए क्या? बहुत ज़्यादा नहीं हुआ? ठीक है, पढ़ते हैं, कभी कभार तो पढ़ने का मन करता है ना। मतलब 1805 में 1805 में 1805 में क्या हुआ? जसवंत राव होलकर और अंग्रेज के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ जिसमें जसवंत राव होलकर हार गए। और जब जसवंत राव होलकर हार गए तो कहाँ पे वो मदद के लिए आए? किसके पास? सिख राज्य के पास। महाराजा रणजीत सिंह से मदद चाहता था। और महाराजा रणजीत सिंह उस समय कहाँ पे बिजी थे? पश्चिम में, पश्चिम की विजय में बिजी थे। तो भाई साहब इन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये सही समय नहीं है इनको शरण देने का। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था? जसवंत राव होलकर को शरण नहीं दी थी। ठीक, तो 1806 में 1806 में एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में? जनरल लेक एंड महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत, ये क्या है? सिंह। ठीक है, तो
1805 में जसवंत राव होलकर हारा अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से हार करके कहां पे आ रहा है, सिख राज्य में आ रहा है ताकि उसे शरण मिल जाए। लेकिन तभी 1806 में समझौता हो रहा है जनरल लेक और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, जिस समझौते में यह बोला गया है कि महाराजा क्या है, जसवंत राव होलकर को शरण नहीं देंगे। ठीक है, इस समझौते में क्या बोला गया कि इन्हें शरण नहीं देंगे और अपने राज्य से निकाल देंगे। दूसरा यह बोला गया कि भाई अंग्रेजों की जो फौज है पंजाब में, जनरल लेक, पंजाब में जो अंग्रेजों की फौज है वो हट जाएगी, अंग्रेजों की फौज हट जाएगी, हट जाएगी। और तीसरा बोला गया कि अगर मित्रवत संबंध रहते हैं, अगर बहुत अच्छे संबंध महाराजा बना करके रखते हैं, तो आने वाले समय में अंग्रेज इनके ऊपर आक्रमण भी नहीं करेगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 3 कंडीशन रखी जा रही है। पहली बात बोली जा रही है कि जसवंत राव होलकर को महाराजा रणजीत सिंह अपने शासनकाल में शरण नहीं देंगे, अपने साम्राज्य में शरण नहीं देंगे। तो फिर यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि भाई तुम्हारी जो जितनी फौज है वो कहीं घूम रही है, भगाओ सबको। तो उनको भगाने के लिए बोला। तीसरा ये बोला गया कि अगर महाराजा रणजीत सिंह बहुत अच्छे संबंध बना के रखते हैं, मित्रवत संबंध बना करके रखते हैं, तो अंग्रेज उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। यहीं से शुरू होता है अब अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में गुत्थम गुत्थी। यह समय क्या है, अंग्रेज भी अपना विस्तार करना चाहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह भी अपना विस्तार करना चाहते हैं। जब 2 बड़ी बड़ी शक्तियां विस्तार करेंगे तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, और यही यहां पे हो रहा है। क्लियर है? अभी देखो, इसी बीच क्या हुआ, बाद में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे उन्होंने, लॉर्ड मिंटो ने देखा कि भैया यूरोप में क्या हो रहा है। देखो यूरोप में भी समीकरण चेंज हो रहे हैं। यूरोप में फ्रांस और रूस, यूरोप में क्या हो रहा है, फ्रांस और रूस दोनों एक संधि में आ गए हैं। फ्रांस और रूस दोनों मिल गए, और फ्रांसीसी पहले ही भारत पर आक्रमण कर चुके हैं, वो दोबारा भी भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अंग्रेज यहां से क्या हुए, थोड़ा सा सतर्क हो गए कि भाई साहब अगर फ्रांस और रूस दोनों ने मिलकर के भारत पर आक्रमण किया है तो कहाँ करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्थ वाले हिस्सा ना, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में किसका अधिकार, महाराजा रणजीत सिंह का। तो अगर महाराजा रणजीत सिंह उनके साथ हो गए तो फिर तो पूरा खेला खत्म, अंग्रेजों की यहाँ क्या हो जाएगी, सुट्टी उट्टी गोल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की कोशिश की। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह को सबसे पहले बोला कि भाई अगर ये लोग आते हैं तो आप किसका साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक लिख लीजिए कि भाई फ्रांस और रूस दोनों एक मित्रवत संधि में आ गए, और जब मित्रवत संधि में आ गए तो फिर भाई साहब फिर कौन सी हो रही है, एक तो देखो, तो फिर एक संधि हो रही, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच क्या हो रही है, संधि हो रही है। इस संधि में क्या बोला गया, इस संधि में बोला गया भाई रणजीत सिंह ने बोला कि ठीक है हम अंग्रेजों का साथ देंगे, भाई अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन शर्त ये रखी गई कि अफगानों का अगर आक्रमण होता है, अफगानों के आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेज हमारा साथ देंगे। यानी अफगान अगर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज किसका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। और तीसरा बोला जा रहा है कि पंजाब का जो मालवा वाला क्षेत्र है, पंजाब का मालवा वाला, ये मध्य प्रदेश वाला मालवा मत समझिएगा, पंजाब के मालवा वाले क्षेत्र में किसका अधिकार हो जाना चाहिए, महाराजा रणजीत सिंह अपना अधिकार चाह रहे थे, महाराजा अपना अधिकार चाह रहे थे।
और अंग्रेज को मालूम था कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों ने नहीं दिया, जिसके कारण संधि जो थी वार्ता समाप्त हो गई। ठीक है। हाँ, जो मालवा है, पंजाब का मालवा वाला क्षेत्र, पंजाब के मालवा वाले क्षेत्र को भी महाराजा रणजीत सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे, लेकिन ये वाले इसको अंग्रेजों ने नहीं सहमति की। और जब अंग्रेजों ने सहमति नहीं की तो क्या हो रहा है, वार्ता समाप्त। ठीक है। और जब वार्ता समाप्त तो महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा वाले क्षेत्र पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिए। लेकिन अंग्रेज भी होशियार, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, लुधियाना पर आक्रमण कर दिया। समझ रहे हो कहानी क्या है, कि भैया जब ये संधि से वार्ता से नहीं हुआ तो फिर महाराजा रणजीत सिंह क्या कर रहे हैं, मालवा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों ने लुधियाना पर आक्रमण कर दिया। और जब लुधियाना पर आक्रमण कर दिया तो क्या हुआ, अब महाराजा रणजीत सिंह भय के कारण अमृतसर की संधि करने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर लुधियाना पर उनका अधिकार क्षेत्र हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, पूरा का पूरा पंजाब अपने हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। तो फिर महाराजा रणजीत सिंह ने एक अपमानजनक संधि, जिसे कहा जाता है एक अपमान हुआ था सिखों का, अमृतसर की संधि करने के लिए बाध्य हो गए। ये वाला अपन बाद में करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा हो गया तुम लोग के लिए, तुम लोग के खोए हुए चेहरे में देख के समझ सकता हूँ। ठीक है। क्या वो कहानी समझ में आया कि भाई मालवा वाले क्षेत्र पर रणजीत सिंह क्या कर रहे थे, अपना अधिकार चाह रहे थे, लेकिन इसको अंग्रेजों ने जब इसमें सहमति नहीं दी तो ये जो संधि है, जो वार्ता है चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में, ये वार्ता समाप्त हो गई। अब जब ये वार्ता समाप्त हो गई तो पंजाब के मालवा वाले क्षेत्र पर किसने, रणजीत सिंह ने हमला किया, आक्रमण किया। लेकिन वहीं पर अंग्रेजों ने क्या किया, लुधियाना क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। और चूंकि अब यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह भयभीत हुए और क्या किए, वो अपनी सेना को वापस बुला लिए। नहीं, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास अपन ने पढ़ी थी रणजीत सिंह। ठीक है। रणजीत सिंह वाला महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा लगाने जरूरी, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अपन पढ़े थे और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, केवल 1-2 पॉइंट बचे थे, उसको और अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि अमृतसर की संधि। ठीक, तो अमृतसर की संधि के पीछे क्या कारण था, जैसे हम बोले कि अमृतसर की संधि हुई, तो भाई साहब अमृतसर की संधि के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि भाई महाराजा रणजीत सिंह को क्या चाहिए था, मालवा, पंजाब का जो मालवा वाला हिस्सा चाहिए था। ठीक है। तो उन्होंने पंजाब के मालवा वाले हिस्से पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने लुधियाना के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब अंग्रेजों ने लुधियाना के ऊपर आक्रमण किया तो उसके बाद क्या करना पड़ा, अमृतसर की संधि करनी पड़ी। ठीक है। तो अमृतसर की संधि में 2 बातों के ऊपर ध्यान दिया गया था। ये बोला गया कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी, ये दोनों की क्या बन जाएगी, सीमा बन जाएगी, दोनों की सीमा हो जाएगी। मतलब अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह दोनों के बीच की सीमा कौन सी हो जाएगी, सतलज नदी। ठीक है। कि सतलज के पश्चिम वाला क्षेत्र किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। और दूसरी चीज बोली जा रही है कि अंग्रेज लुधियाना में अपनी सेना रखेगी। क्यों रखेंगे, ताकि महाराजा उनके ऊपर आक्रमण ना करें, ऊपर आक्रमण ना करें। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि ये कैसी है, एक अपमानजनक संधि है ना, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को ही एक तरीके से झुकना पड़ रहा है और अंग्रेज ही मेन अपर हैंड अंग्रेजों का है। ठीक है। तो इस आधार पे अपन बोलते हैं कि ये कैसी थी, ये एक अपमानजनक संधि थी। और यही एक संधि क्या की, इसी एक संधि के आधार पर फिर आप देखते हो कि मेन काम हो रहा है। ठीक। अब जब 1831 में 1831 में 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब क्या बनता है, गवर्नर बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर बनता है, तो भाई साहब लॉर्ड विलियम बेंटिंक से बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह जाते हैं। कारण क्या है,
ताकि सिंध जो क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र का बंटवारा किया जा सके, सिंध क्षेत्र का बंटवारा किया जा सके। लेकिन ये वार्ता क्या हो जाती, असफल हो जाती। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो फेल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिंध क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वही ऐसा क्षेत्र है जहां से बाहरी आक्रमण हो रहे हैं। ठीक है, सिंध क्षेत्र को करना चाहते हैं। तो 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में वार्ता होती है, जिसमें सिंध क्षेत्र को लेकर के क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध क्षेत्र का बंटवारा नहीं हो रहा है और फिर ये वार्ता कैंसिल हो जा रही है। फिर बाद में एक शिकारपुर क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये सामरिक महत्व का क्षेत्र होता है शिकारपुर। सही 1831 वाला पॉइंट 1831 वाले पॉइंट में बोल रहा हूँ कि 1831-32 के टाइम पे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बन के आता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नमेंट ऐसा गवर्नर है जो थोड़ा सा यानी अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो भाई इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह को लगता है कि भाई हम सिंध क्षेत्र के ऊपर क्या बात कर सकते हैं कि सिंध क्षेत्र का बंटवारा कर दीजिए, आधा क्षेत्र आप ले लीजिए, आधा क्षेत्र हम ले लेते हैं। लेकिन ये वार्ता कैंसिल हो जाती है। क्यों कैंसिल हो जाती है? चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक चाह रहे हैं सिंध के क्षेत्र पर पूरा पूरा हमारा अधिकार रहे, क्योंकि सिंध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बाहरी आक्रमण होते हैं। और अंग्रेजों की नीति क्या थी कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को सुरक्षित रखो। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में अंतर यह था कि भारतीय सोते रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था कि उनका पड़ोसी ठीक ठाक ही नहीं है ना। अभी हम लोग को मतलब रहता है कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, नहीं चलता ना। पड़ोस में चोरी हो जाए अपने कोई ज़्यादा फायदा नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, अपन बल्कि मनाते हैं कि ठीक हुई, बहुत फुद के जा रहा था, अच्छा हुआ। लेकिन अंग्रेज ये नहीं बोलेंगे, अंग्रेज बोलेंगे नहीं, पड़ोसी का घर सेफ रहेगा तो हमारा घर सेफ रहेगा, क्योंकि पड़ोसी के बाद अगला नंबर हमारा है। तो इसलिए अंग्रेज बहुत समय तक क्या रहे, इस देश में राज करे, क्योंकि वो क्या करते थे, पड़ोसियों को सुरक्षित रखते थे। भाई जब पड़ोसी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, अपनी सेना भेज देंगे, उनके साथ एक संधि कर लेंगे कि भाई आप अपनी सुरक्षा अपने आप करने के लिए आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि मराठों का आक्रमण लगातार हो रहा है, मराठे चौथे और सरदेशमुखी वसूल कर रहे हैं, और मराठे के साथ साथ पिंडारी घूम रहे हैं, और पिंडारी तो और ज़्यादा खूंखार है। तो क्या करते थे, पिंडारी को मराठों का शिकारी कुत्ता की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो हर एक शासकों के क्या चाहिए था, मराठों से सुरक्षा। तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज सबको सुरक्षा के नाम पर अपनी सेना वहाँ पे रख देते थे, और सेना के बदले में पैसा लेते थे मोटा उनसे। भाई उनको पैसा भी मिल गया, साथ में उनकी सीमा की रक्षा भी हो गई, चूँकि उनकी पड़ोसी की रक्षा हो गई। इसी उसमें क्या करें, वहाँ पे अपनी एक क्या रख देते थे, अपना एक रेजिमेंट रख देते थे, अपना एक व्यक्ति रख देते थे, ताकि वो अंदर की भी जो भी बातें हो वो सब उन तक पहुँचे। दरबार में कोई अगर एक तुम्हारा व्यक्ति बैठ जाए तो अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं वो सब पता चलेगा ना, कि भाई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, अंग्रेजों को हराने के लिए कोई रणनीति तो नहीं हो रही है, भारतीय शासक आपस में मिल तो नहीं रहे, ये सारी चीज़ें पता चलती थी। इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे क्या हुए, बहुत लंबे समय तक रहे। मेन यही कुछ जो उनकी रणनीति थी वही उन्हें बहुत लंबे समय तक जी आई। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जो शिकारपुर क्षेत्र है, जिसे ऐसा कहा जाता था कि खुरासान का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जो काबुल वाला क्षेत्र था, खुरासान वाला क्षेत्र था, उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, शिकारपुर, जो सामरिक महत्व का क्षेत्र था। इसे अपनी तरफ करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, शिकारपुर के ऊपर, हाँ शिकारपुर, ठीक है, शिकारपुर है जिसे खुरासान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे बन जाए खुरासान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो शिकारपुर। यहां पर क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह ने आक्रमण किया। लेकिन सामरिक महत्व, हाँ सामरिक महत्व मतलब होता है कि वो जो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स के मामले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामरिक महत्व है ना, जो जियो पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कि भाई देखो ना, यही प्रवेश द्वार है। मतलब अगर किसी को रोकना है, किसी विदेशी आक्रमण को, तो इस क्षेत्र पर जिसका आधिपत्य रहेगा वो रोक पाएगा, और अगर आधिपत्य नहीं तो क्या होगा, आप नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो इसलिए शिकारपुर, चूंकि अफगानों का तो आक्रमण लगातार हो रहा है ना,
भाई महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर तो अफगानों का आक्रमण लगातार हो रहा है, और उन्हें भी चाहिए ऐसे क्षेत्र पर जहां से अफगानों का आक्रमण हो रहा है कि उस क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण हो जाए, ताकि वो जो जहां से आक्रमण कर रहे हैं उसी को हम बैरिकेड लगा दें कि आने वाले समय में आक्रमण ही ना हो। तो भैया इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह ने आक्रमण किया। लेकिन विलियम बेंटिंक ने क्या किया, विलियम बेंटिंक ने महाराजा रणजीत सिंह को बोला कि भाई ये आक्रमण आप किनारे कर दो और यहाँ से चले जाओ। जो सिख फौज थी वो लड़ना चाहते थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह क्या हुए, वो वापस आ गए। ठीक है, तो इस आधार पर भी क्या हो गए, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह में अंग्रेजों की जीत होने लग गई। महाराजा रणजीत सिंह के पास फौज भी थी, महाराजा रणजीत सिंह के पास क्षमता भी थी, लेकिन उन्होंने युद्ध किया ही नहीं। युद्ध नहीं करने के पीछे एक ये भी कारण, चूंकि वो बहुत आगे तक का सोच चुके थे और देखे थे कि भाई दूसरे युद्ध में क्या हुई थी दूसरे शासकों की स्थिति, इसलिए वो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और बेंटिंक के कहने पर वापस भी आ गए। ठीक, यह 1831 का टाइम। इसी टाइम पे क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के शासक में, अफगानिस्तान का गवर्नर में भी परिवर्तन आ रहा है। अफगानिस्तान का जो गवर्नर है, जो अफगान गवर्नर, उसको चेंज करने की बात की जा रही है। अंग्रेज अपना कोई गवर्नर स्थापित करना चाहता है। तो अंग्रेज किसको स्थापित करना चाहता है, शाह सूजा। शाह सूजा जो है अफगानिस्तान में। अब देखो एक और समीकरण अब यहाँ पे होता है, यानी ये समीकरण का खेल है भाई, और किसी चीज का खेल नहीं है। ये किस तरीके से समीकरण चेंज हो रहा है। अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, दोस्त मोहम्मद का गवर्नर है, और वो किसका गवर्नर है, अफगानिस्तान के शासक का। लेकिन अब अंग्रेज वहां पे उसकी जगह अपने गवर्नर को अपॉइंट करना चाहती है, जिसके लिए महाराजा रणजीत सिंह का साथ भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह दोनों साथ में आ गए, तो अफगानिस्तान का शासक वैसे भी किनारे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद है पहले, वहां का जो गवर्नर है दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद के स्थान पर किसको, शाह सूजा को गवर्नर बनाने के लिए। यानी अफगानिस्तान में जो दोस्त मोहम्मद है पहले गवर्नर है, उसकी जगह शाह सूजा को गवर्नर बनाने के लिए क्या किया था, त्रिपक्षीय समझौता। 3 पक्ष मिलकर के क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। ये त्रिपक्षीय समझौता कभी कभार आपके पेपर में आ जाता है कि त्रिपक्षीय समझौता किन किन के बीच में किया गया था महाराजा रणजीत सिंह के समय में, और किसको लेकर के था। तो यहां पर आपको त्रिपक्षीय समझौता दिखता है। त्रिपक्षीय समझौता में पहले तो शाह सूजा, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से जिसने किया था वो था लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। और ये कब की बात है, 1838, 1838 की बात है। त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता के पीछे कारण क्या था, शाह सूजा को अफगानिस्तान का वायसराय बनाना, सूबेदार बनाना, किसके स्थान पर, दोस्त मोहम्मद के स्थान पर। ठीक है, फिर उसके बाद 1839 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा की 39 में है ना, 1838 में संधि हो रही है, और ये संधि को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता। उससे पहले किसकी हो गई जा रही है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जा रही है। और उसके बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद तो फिर जो सिख राज्य था फिर से एक बार इधर उधर बिखराव हो गया। ठीक है, ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड।
ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है महाराजा रणजीत सिंह। कुछ 2-4 पॉइंट बचे थे, वो 2-4 पॉइंट कर लीजिए। अमृतसर की संधि महत्वपूर्ण है, त्रिपक्षीय समझौता महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका सिख वाला क्षेत्र। अभी इसके बाद आता है अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसको अपन बाद में करेंगे, क्योंकि वो एक बाद वाला पॉइंट आ जाता है। उससे पहले अब अपन आते हैं पेशवाओं की ओर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसको लिख लो, फिर उसके बाद पेशवा शुरू करते हैं। क्या है, नवीन राज्यों का उत्थान अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें अपन ने क्या निजाम को पढ़ लिया, उसमें अपन ने जाट को पढ़ लिया, उसमें अपन अभी मराठों को पढ़ लिए, नहीं सिख को पढ़ लिए, है ना। अब इसके बाद मराठे पढ़ लेते हैं। राजपूत अपन ने पहले ही पढ़ लिया, राजपूत में कुछ खास नहीं हो रहा है, 2 ही लोग आ रहे हैं, वही जय सिंह और वही अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, यही 2 व्यक्ति मेन है। रुहेले एक आते हैं, रुहेले बंगस पठान, तो उसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे, 1-2 शासक आते हैं उसमें भी। तो अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं मराठा। कर लिए इसको, हो गए, ठीक है, हो गए। अब अपन इसके बाद आते हैं पेशवाओं। पेशवा जो है महाराजा साहू जी महाराज जो हैं, उनके क्या हैं, पेशवा जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है। उनके प्रधानमंत्री का दायित्व मिलता है पेशवा को, और फिर उसके बाद पेशवा ही छा जाते हैं और पेशवा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।